नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में चैप्टर 3 को कवर करेंगे पूरा। चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे और याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। अब जो पृथ्वी की गतियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में वो सब आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आपको लास्ट तक बना रहना है। ठीक, इस वीडियो में बने रहना है। चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से भी हम लोग पृथ्वी की गति को इसमें अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी की कौन सी गति कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिए पृथ्वी की दो गति है। एक तो है पृथ्वी अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमना, मतलब कि जैसे कि लट्टू घूमता है, लट्टू को घुमा दो एक तरफ है ना, तो वो घूम रहा है। तो एक तो दोस्तों ये गति होगी पृथ्वी की जिसको हम लोग कहते हैं घूर्णन तथा परिभ्रमण। ठीक, याद रखना दोस्तों, याद रखना चाहे घूर्णन कह दो या परिभ्रमण कह दो, बात एक ही है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। परिभ्रमण की जगह आप लोग परिक्रमण मत समझ लेना। ठीक, परिभ्रमण और घूर्णन एक ही है, या इसी को दोस्तों इंग्लिश में कह देते हैं रोटेशन। क्या कह देते हैं? रोटेशन। ठीक, मान लो दोस्तों जैसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के पड़ता, मतलब खुद एक लट्टू की तरह घूम रही है। तो दोस्तों वही गति पूछी गई है, उस गति का क्या नाम है? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं दोस्तों घूर्णन भी और परिभ्रमण भी। तो दोस्तों याद रखना ए तथा बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति क्या कहलाती है। अच्छा देखो, जब अपने अक्ष के पड़ता घूम रही है, मतलब एक लट्टू की भांति घूम रही है, तब तो वो इसकी घूर्णन गति होगी या परिभ्रमण गति। लेकिन जब पृथ्वी वो घूर्णन गति तो करती रह रही है, ठीक, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक, सूर्य के चारों ओर, मान लो कि जैसे कि ये इधर इधर क्या मान लो ये एक सूर्य है और पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है ना, ये ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक, तो दोस्तों ये जो गति है इसको कहते हैं, ये जो पृथ्वी की ये गति है, ठीक, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसे दोस्तों कहा जाता है परिक्रमण गति, या इंग्लिश में इसी को कह देते हैं दोस्तों रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, ठीक, दोनों एक होती हैं। तो परिभ्रमण और परिक्रमण गति इन दोनों गति में आपको कोई भी अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसका दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी डिग्री झुकी हुई है। अच्छा देखिए इसमें दो चीज़ याद रखना। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लो कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी कौन थे? 0 डिग्री रेखा। ठीक, और ये जो है दोस्तों पृथ्वी जो है ये ऐसे झुकी हुई है। कैसे झुकी हुई है? ऐसे, इतना झुकी हुई है अपने अक्ष से, मतलब ये तो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक, कितनी? 23.5 डिग्री। लेकिन अगर पूछ दे कि पृथ्वी अपने अक्ष से है ना कक्षीय कोण कितना बनाती है, तो दोस्तों ये कोण हो गया, कौन सा? ये हो गया दोस्तों 66.5 डिग्री। कैसे? क्योंकि जो पूरा है ये तो 90 हो गया, समकोण है बनना है ना, तो 23.5 अगर हटा दोगे तो कितना बचेगा? 66.5 डिग्री, जो कि अभी हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक, याद रखना दोस्तों। अब इसको देखो ऐसे एक मिनट समझ लेते हैं। कैसे? ये पृथ्वी है, ठीक दोस्तों, आपको पता है दोस्तों पृथ्वी का एक जो उत्तर ध्रुव इधर है, दक्षिण ध्रुव इधर है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो ऐसे झुकी हुई है। कैसे है? ऐसे झुकी हुई है। ठीक, याद रखना। अब एक हमने सीधी रेखा खींच दी, ठीक, एक ये खींच दी, तो अब देखो दोस्तों ये जो कोण बनना है ये वाला, ये पृथ्वी का हो गया ये अक्षीय झुकाव, मतलब अक्ष से कितना झुकी है। लेकिन जो ये है दोस्तों ये कक्ष से, मतलब ये जो कक्षीय झुकाव है, ठीक, कक्षीय झुकाव। तो दोस्तों दोनों चीज़ें याद रखना, ये है 66.5 डिग्री और जो अक्षीय झुकाव है जो अक्ष से झुकी हुई है वो है 23.5 डिग्री। अब आप इसको कभी भी भूलना मत है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों जो कि अभी हमने बात की, अक्ष क्या हो जाएगा? कक्षीय। कक्षीय मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे ये पृथ्वी इतनी झुकी हुई है तो ये जो है दोस्तों इसी को पूछ रहा है, ये है कितना? 66.5 डिग्री। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पृथ्वी जो है ये वाला जो भाग है ना, ये दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये है अक्षीय झुकाव। और दोस्तों जो ये झुकाव है, ठीक, ये वाला, ये है दोस्तों 66.5 डिग्री, जो कि पृथ्वी का जो है कक्षीय झुकाव। और दोस्तों यही जो है पृथ्वी का कक्षीय समतल है, और जितना कक्ष से झुकाव है यही दोस्तों क्या है? ये पूरा जो है पृथ्वी का ये है कक्षीय समतल। ठीक, याद रखना। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, चीज़ें जो हैं सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है।
ठीक, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, विषुवत वृत्त या प्रदीप्त वृत्त। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी सा है ना, दिन और रात को विभाजित कर रहा तो सिंपल सी बात है प्रदीप्त वृत्त होगा। अच्छा देखिए कैसे विभाजित करेगा। अब जैसे मान लिया हमने, अच्छा ऊपर वाले चित्र में ही समझ लेते हैं, ठीक। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे, ये देखो दोस्तों जैसे ऐसे है, ठीक। एक मिनट, इसका नीचे चित्र है, हम लोग अच्छे से उसी में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या बता रहा है ये, मान लीजिए ये जो दोस्तों पृथ्वी आपको पता है ये तो झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, ठीक। ये देखिए ये रेखा खींच रही है, ये पृथ्वी का ऊपर वाला जो उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। अच्छा अब देखिए जब ये जो सूर्य है, सूर्य के सामने जब पृथ्वी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है, अब उसको झुकाव से थोड़ी नहीं मतलब है प्रकाश को, प्रकाश तो जो इसके सामने भाग आएगा उसी पर पूरा का पूरा पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है प्रकाश जो है वो तो आधे भाग में पूरा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है पृथ्वी है ज्यूआइड शेप में, मतलब फुहार तरीके से, लेकिन है तो हल्का सा गोला टाइप में ना, तो इसके आधे भाग में ही तो प्रकाश पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो लाइन खींची है, ये जो वृत्त पड़ा है, ठीक, ये जो वृत्त है इसको दोस्तों कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? पृथ्वी के एक भाग में हमेशा दिन रहेगा, है ना। बिल्कुल बात है दोस्तों, अगर पृथ्वी घूर्णन ही ना करे तो ये देखो, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो इस भाग में हमेशा दिन रहेगा, ठीक, ये वाले भाग में, और जो पीछे वाला भाग है हमेशा रात रहेगी। यहाँ पर गर्मी पड़ती रहेगी और यहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ेगी दोस्तों, जिससे क्या होगा, जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। सेकंड, पृथ्वी के एक भाग में हमेशा गर्मी रहेगी, ये भी सत्य है। पृथ्वी में जीवन असंभव हो जाएगा, तो जो तीनों कथन है वो एकदम सत्य है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन तथा रात होते हैं? तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा, पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तभी तो दिन रात हो रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन भी है। घूर्णन और परिभ्रमण एक ही है, ठीक, परिक्रमण अलग है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों अगर पूछ दे कि दिन रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, तो वो होते हैं घूर्णन गति के कारण। लेकिन अगर पूछ दे ऋतुओं में चेंज कैसे होता है, जो कि अभी हम लोग आगे समझेंगे, तो वो दोस्तों परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक। तो ये याद रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी में दिन तथा रात होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 6 घंटा, 366 दिन 6 घंटा, 365 दिन या 366 दिन। तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा जो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर वो लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। कितने दिन में लगाती है? 365 दिन और 6 आवर में, ठीक, 6 आवर में लगाती है, 6 घंटे में लगाती है, ठीक, याद रखना। अच्छा ये जो 6 घंटे हैं ये कहाँ ऐड किए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो 6 घंटे हैं एक साथ जोड़ के जो चौथा साल आता है उसको बना दिया जाता है 24 घंटे के रूप में, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो यही रीजन है दोस्तों कि 3 साल बाद, मतलब कि हर चौथे साल एक लीप ईयर पड़ता है, जिसमें जो फरवरी है वो दोस्तों कितने दिन की हो जाती है? फरवरी हो जाती है 29 डेज की, 29 दिनों की फरवरी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो 29 दिन की फरवरी है ना, ये जो 6 घंटा एक्स्ट्रा जो पृथ्वी लेती है इसी के कारण होती है, ठीक। मतलब हकीकत में बात क्या है? बात यह है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का, मतलब कि सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, ना कि 365 दिन में। वैसे एक साल में कितने दिन होने चाहिए? 365 दिन और 6 घंटे होने चाहिए पूरे। लेकिन हम लोग सुविधा की दृष्टि से जो चौथा साल आता है उसको 6 घंटे, उसमें 4 बार जोड़ के, मतलब 4 बार ऐड करके एक 24 घंटा बना लेते हैं। 24 घंटे का एक दिन हो जाता है, उसी को हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं, ठीक। आई थिंक अब चीज़ें ये क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों याद रखना, ये जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, लीप वर्ष में कितने साल, लीप वर्ष जो है वो कितने साल में पड़ता है? तो दोस्तों अभी हमने बात की 4 साल में, है ना, चौथे साल जो है वो लीप ईयर पड़ता है। और लीप ईयर में अगर पूछ दे कि कितने दिन होते हैं, तो दोस्तों याद रखना कितने होते हैं? 366 दिन, ठीक, 366 जो दिन है वो होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अभी हमने बात की दोस्तों, कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, है ना। और ये जो एक दिन है वो किस महीने में ऐड होता है? तो दोस्तों जो कि 11 क्वेश्चन कर रहा है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो 29 दिन की। याद रखना फरवरी आपको पता होगा नॉर्मल कितने दिन की होती है फरवरी? ऐसे होती है, अगर जिस दिन, मतलब कि जब लीप वर्ष ना हो तब तो 28 दिन की होती है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना, ये फरवरी में ही ऐड होता है। तो याद रखना ये जो फरवरी में कितने दिन की होती है? फरवरी 29 डेज की, है ना, 29 दिनों की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? वृत्ताकार पथ, वर्गाकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ या त्रिभुजाकार पथ? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी जो है ये मान लो सूर्य है ना, और पृथ्वी जो है दोस्तों ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक, ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों ये वाला जो पथ है वो कौन सा पथ हो गया? दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों,
पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की, अगर पूछ दे कि दिन और रात में परिवर्तन कैसे होता है, तो वो तो हो गया दोस्तों घूर्णन गति के कारण, है ना, या परिभ्रमण गति, दोनों एक ही है, ठीक। लेकिन अगर पूछ दे कि पृथ्वी में ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा परिक्रमण गति के कारण। किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी में उत्तरायणांत कब होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे। होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी जो है, आप सभी को पता है पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है दोस्तों वो 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक। पृथ्वी क्या है, ये ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और दोस्तों घूर्णन भी कर रही है, और घूर्णन करते हुए दोस्तों जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमण भी कर रही है। तो होता क्या है दोस्तों, ये आपको पता है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध अपना, ठीक। ये हो गया दोस्तों अपना उत्तरी गोलार्ध, ठीक, याद रखना। अब होता क्या है दोस्तों, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब जैसे ये सूरज है, ठीक, ये सूर्य है, ठीक। जब दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होगा, तो सिंपल सी बात है। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पर है, तब ये जो दोस्तों ये जो बीच वाली रेखा है, एक मिनट, ये जो बीच वाली रेखा है इसको हम हटाते हैं। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये अब दोस्तों कैसे हो जाएगी? ये दोस्तों ऐसे नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो झुकी झुकी है। अब दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये भी ऐसे हो जाएगी, है ना, और नीचे जो मकर रेखा है ये दोस्तों ऐसे हो जाएगी। अब होगा क्या दोस्तों, आपको पता है प्रदीप्त वृत्त कैसा होता है? प्रदीप्त वृत्त ऐसे निकलता है, ऐसे, मतलब ये देखिए, ठंड और गर्मी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठंड और गर्मी की बात कर रहे हैं। प्रदीप्त वृत्त है जो ऐसे है। अब दोस्तों ये वाला जो भाग है पूरा, ये वाला, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो अब देखो दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा पर ये वाली जो रेखा है, यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश अब ज़्यादा पड़ेगा, है ना, ज़्यादा पड़ेगा। होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर इसी वजह से जो है दिन लंबे हो जाते हैं। इसको दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अलग से, है ना। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी में उत्तरायणांत कब होता है। इस समय क्या होता है दोस्तों, उत्तरायणांत को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं समर सोलेस्टाइस, ठीक, याद रखना आप लोग। इस दिन क्या होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा वो दिन कौन सा होता है दोस्तों? 21 जून होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप याद रखना, 21 जून को योगा डे भी मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस, वर्ल्ड योगा डे इसी दिन को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक, याद रखना। अब आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी में दक्षिणायनांत कब होता है? तो दोस्तों याद रखना 21 जून को क्या होता है, वो तो होता है उत्तरायणांत, है ना। मतलब कि पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों, उत्तरायणांत, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक, 21 जून को। अच्छा याद रखना एक चीज, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा होता है, उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे छोटा दिन हो रहा होता है, मतलब कि सबसे लंबी रात हो रही होती है, ठीक, याद रखना। और उत्तरायणांत में सबसे छोटी रात, है ना। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि कब पृथ्वी में, कब जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ये मतलब कि सबसे छोटी रात होती है। तो दोस्तों वो भी 21 जून, ठीक, क्योंकि जब सबसे बड़ा दिन होगा तो सिंपल सी बात है, रात सबसे छोटी होगी, याद रखना। फिर कह रहे हैं दोस्तों पृथ्वी में दक्षिणायनांत कब होता है? तो दोस्तों उत्तरायणांत का मतलब उत्तर में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणायनांत का मतलब जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो सिंपल सी बात है, इस दिन क्या होगा दोस्तों, अपने उत्तरी गोलार्ध में जो रात है वो सबसे, मतलब कि जो रात है वो सबसे लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों कब होता है, आप सभी को याद रखना चाहिए, 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। या हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, ठीक, याद रखना। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेना, फिर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। फिर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में विषुव कब पड़ता है? विषुव दोस्तों याद रखना, विषुव का मतलब क्या है? विषुव का मतलब है दोस्तों जब दिन और रात बराबर हो जाए। मतलब अब इस समय जो है, इस टाइम, मतलब इस टाइम में पृथ्वी के हर भाग पर जो है वो सूर्य का जो प्रकाश है वो बराबर पड़ रहा होता है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में पूछा है विषुव कब पड़ता है। सिंपल सी बात है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो तो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में सेम पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जगह दिन और रात बराबर होती है। तो दोस्तों याद रखिए कि अभी उत्तरी गोलार्ध पूछ रहा है ना, तो याद रखना दोस्तों कब पड़ता है? 23 मार्च को। कब पड़ता है? 23 मार्च को। इस समय दोस्तों क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाता है। और दोस्तों ये जो सेम है कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, मतलब पूरे में ही जब बराबर, चाहे उत्तरी को चाहे दक्षिणी। अब क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ दे, कुल मिला के याद रखना विषुव कब पड़ता है? 23 सितंबर और 23 मार्च को, ठीक, याद रखना आप लोग। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, याद रखना दोस्तों 23 सितंबर और 21 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों? 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुव पड़ता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में विषुव कब पड़ता है? तो दोस्तों जो कि अभी हमने बात की 23 सितंबर, याद रखना। देखिए 21 जून को
सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध को लेकर चलो, दक्षिण आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दोस्तों, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात अपने यहाँ, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। फिर दोस्तों बात करा जाए 23 सितंबर को क्या है, 21 मतलब कि 21 मार्च, ठीक, 21 मार्च और दोस्तों 23 सितंबर, ठीक, याद रखना 23 सितंबर को इस दिन क्या होता है दोस्तों, विषु होता है, मतलब कि सबसे मतलब जो दिन और रात है वो दोनों बराबर होते हैं। और दोस्तों याद रखना 21 मार्च को जब अपने यहाँ गर्मी का सीजन आने वाला होता है तो दोस्तों तब अगर दिन और रात बराबर होते हैं तो इसको कहते हैं बसंत ऋतु, ठीक। और दोस्तों ये जो 23 सितंबर है जब सर्दी का सीजन आने वाला होता है तब इसको उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं शरद ऋतु। इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध को वहाँ पड़ती है दोस्तों शरद ऋतु और 23 सितंबर को वहाँ पड़ती है बसंत ऋतु, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की 21 जून को, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, समर सोलस्टाइस या इसी को कहते हैं उत्तरी अयनांत, ठीक, याद रखना। और इसी दिन को दोस्तों वर्ल्ड योगा डे या विश्व योग दिवस के नाम से भी जाना जाता है या विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है। तो दोस्तों अभी हमने बात की 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, ठीक। और इसी समय दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है फिर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार किस ऋतु को मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बात की है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे यहाँ गर्मी मतलब कि हमारे यहाँ सर्दी में क्रिसमस मनाया जाता है तब दक्षिण गोलार्ध में जो है दोस्तों जो सूर्य है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो उत्तरी गोलार्ध तो दोस्तों सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक। जो दक्षिणी गोलार्ध है वो तो झुका नहीं रहता, जो दक्षिणी ध्रुव है। तो सिंपल सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो इस समय सर्दी का मौसम होता है। तो याद रखना दोस्तों मतलब कि गर्मी का मौसम होता है ना। बात कर रहे हैं सर्दी के सीजन की, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती हैं, है ना। तो याद रखना उस समय वहाँ पर गर्मी होती है। तो याद रखना जब हमारे यहाँ क्रिसमस का मौसम, क्रिसमस का जो त्यौहार है सर्दी की ऋतु में मनाया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों गर्मी की ऋतु होती है। कैसी होती है, गर्मी की ऋतु, ठीक। ये आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, खुद ही समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन, विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च तथा 23 सितंबर, 21 जून तथा 22 दिसंबर, 30 मार्च तथा 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। अच्छा दोस्तों विषुवत वृत्त की बात की जा रही है। विषुवत वृत्त में मतलब सीधी पड़ने का मतलब क्या है, देखिए जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है तब समझ लो कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी अनंत मतलब कि दिन सबसे बड़ा, मतलब कि गर्मी पड़ रही है। अब जब मकर रेखा में पड़ रही है सीधे तो समझ लो कि वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ने वाली है। अब जब विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरणें, तो दोस्तों ये तो विषुव का समय ना, मतलब कि अब जो है भैया विषुवत वृत्त क्या है आप सभी को पता है, ये 0 डिग्री जो रेखा है, 1 मिनट, ये जो बीच से निकलती 0 डिग्री रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग दोस्तों क्या कह देते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एकदम बीचों बीच में अगर इसमें सीधी पड़ रही है तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर जो है समान रूप से क्या पड़ रहा है, मतलब जो इधर वाला हिस्सा है समान रूप से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो दिन और रात जो है वो पूरी पृथ्वी पर मतलब कि एक समान होंगे, है ना, एक समान। पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो है जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में होगी वही सेम जो है फर्क पड़ेगा दक्षिण गोलार्ध में, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर जो कि हमने बात की थी जब विषुव होता है, इसी समय सूर्य की किरणें पृथ्वी को सीधी पड़ती हैं, ठीक, पृथ्वी में सीधी पड़ती हैं, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों एक चित्र है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों उत्तरी, देखिए तो पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, मतलब कि घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, इधर वाला, यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तरी जो गोलार्ध है सूर्य की तरफ देखिए, सूर्य की, 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये देखो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध जो है दोस्तों वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब दोस्तों होगा क्या, जब ये सूर्य की ओर झुका हुआ है तो इस पर जो है सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, ज़्यादा सूर्य का ताप पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध वाला, ठीक, ये देखिए, है ना, ये, हाँ ये वाला अच्छे से देखना, ये वाला जो हिस्सा है ना, जो उत्तरी ध्रुव है,
ये देखिए पूरा का पूरा सूर्य की तरफ झुका है। तो दोस्तों होता क्या है, इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, इसी रीजन से दोस्तों उत्तरी ध्रुव वाला जो हिस्सा है गर्मी के सीजन में पूरा सूर्य की तरफ होता है। तो यहाँ पर प्रकाश हमेशा पड़ता रहता है, मतलब कि 6 महीने तक। यहाँ पर 6 महीने दिन होती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है ना, ये वाला आप लोग अच्छे से देखो, ये जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये मतलब कि सूर्य के पास से एकदम हट जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहता है, अंधेरा रहता है, 6 महीने रात होती है। इसका उल्टा दोस्तों हो जाता है यहाँ पर, कब होता है, ये देखिए इस तरफ देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, अब उत्तरी वाला जो, मतलब जब यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है, दक्षिण अयनांत होता है, यहाँ पर दोस्तों देखिए उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य के पास से हट गया। अब जो ये नीचे वाला आ गया दक्षिण वाला, ठीक, ये वाला देखिए सूर्य की तरफ चला गया। तो अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है 6 महीने जो है दक्षिणी ध्रुव में दिन रहता है, और ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव में रात रहती है। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में क्या रहता है एक मिनट दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर सर्दी का सीजन रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जाड़े का मौसम रहता है। अभी हम लोग दोस्तों अभी आपको बताएंगे है ना, एक चित्र के माध्यम से, कि कैसे जो है वो दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। ठीक, अभी देखना हम कैसे बताएंगे, है ना, अच्छे से समझना इसको। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है ना, हमने सब क्लियर कर चुके पहले ही। यहाँ पर दोस्तों जो है वो सूर्य का जो प्रकाश है वो समान रूप से पड़ता है, ठीक, समान रूप से, मतलब कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में सब कुछ बराबर होता है। सेम दोस्तों यहाँ पर भी होता है ना। बाकी जो चीज़ें हमने क्वेश्चन के माध्यम से समझी ली हैं, है ना। अब दोस्तों देखिए, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो देखिए, ये देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक, एक चीज़ से बताएंगे आप बाकी समझ जाओगे। ये दोस्तों यहाँ से क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, सूर्य का प्रकाश। आपको पता है दोस्तों अपनी जो पृथ्वी है वो ऐसे झुकी हुई है, एक मिनट, अपनी जो पृथ्वी है ना दोस्तों, थोड़ा सा, आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव, और जो पृथ्वी है वो ऐसे झुकी हुई है। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही झुका दिया ना, रुको जरा फिर से बना लें। है ना, ये अब दोस्तों है क्या, जो अपनी पृथ्वी है देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये जो मान लिया हमने दक्षिणी ध्रुव है। अब देखना दोस्तों, ये होगी हमारी विषुवत रेखा, ठीक, ये जो होगी विषुवत रेखा, ठीक, ये वाली लाइन हम ये हटा दे रहे हैं, ये होगी विषुवत रेखा, ये होगी दोस्तों कर्क रेखा, ठीक, ये होगी दोस्तों कर्क रेखा, ठीक। और इधर दोस्तों हो गया कौन सी, इधर हो गई मकर रेखा, ठीक, इधर होगी मकर रेखा। और बाकी जो आगे की रेखा है आपको पता है, एक ऊपर है आर्कटिक वृत्त और नीचे है अंटार्कटिक वृत्त। अब दोस्तों देखो, इधर से जो है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक, सूर्य का प्रकाश, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाले हिस्से में ये जो इतना हिस्सा है, ठीक, ये वाला पूरा हिस्सा ये जो है ज़्यादा रहता है सूर्य के पास, है ना। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये कम रहता है, ठीक, पीछे वाला हिस्सा जो है ये कम रहता है। मतलब प्रकाश में सूर्य का हिस्सा, मतलब ये जो पृथ्वी का जो समय है, पृथ्वी का जो समय घूर्णन नहीं तो कर रहा, पृथ्वी का जो समय है वो सूर्य के सामने ज़्यादा रहता है इस समय, है ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो दिन का समय है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो उजाला वाला समय है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो रात है वो छोटी हो जाएगी। रात जो है, रात में सूर्य, मतलब जो रात वाली हिस्सा है, रात वाला वो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक, इतना समझ लेना। बाकी आगे जो हम इसको आपको अच्छे से 3D फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे, है ना। आई थिंक ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दोस्तों बाकी जो सामने से आके है ना, फेस, जब सामने से वीडियो बनाएंगे आके अच्छे से समझाएंगे बोल्ड पर आके, तब आपको हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों अब करना क्या है आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो ज्योग्राफी वाली सीरीज है 12th तक अच्छे से चलेगी दोस्तों, और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसलिए समझा रहे हैं, है ना। ये टॉपिक इसलिए उठाया है ज्योग्राफी वाला, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन से क्या होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और चीज़ें हम आपको अच्छे से समझा भी देंगे। तो दोस्तों याद रखना, जितना आप NCERT पढ़ के जो मेहनत करेंगे वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। होता क्या है दोस्तों, NCERT जो है वो समेरी है, इसको डिकोड करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे बने रहना है ना, नियम से इसका वीडियो देखना और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप करोगे तो दोस्तों और भी लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। हो गया क्या, इससे हमारी रीच बढ़ेगी, है ना। जब रीच बढ़ेगी दोस्तों तो जो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपके लिए जो है आपकी स्टडी को आसान बनाने में हम और अच्छे प्रयास कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।